वेलकम टू वायरन न्यूज़। आज की जो स्टोरी हम कवर कर रहे हैं ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट भाषा संस्कृत से है। अभी रिसेंटली भारत ने विश्व संस्कृत दिवस को मनाया है। विश्व में संस्कृत का ये जो दिवस है वो 31 अगस्त 2023 को मनाया गया। और इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं ये जो प्राचीन भाषा है धीरे धीरे क्यों लुप्त होने की कगार पे आ गई है। और इसकी शुरुआत में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये भाषा जो है वो कहाँ और कैसे इतना ज़्यादा जो है अपने आप अपना महत्व खो चुकी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 31 अगस्त पे मनाया जाता है ये पाणिनि जो हैं व्याकरण के पिता जिनको बोला जाता है उनके नाम पर इस दिवस पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और पाणिनि जी की भी एक रोचक कथा है जो कि हम सबको थोड़ा सा एक मॉरल सपोर्ट भी देती है, साथ साथ में हमको ये बताती है कि संस्कृत के अंदर लिखे गए इन टेक्स्ट की कितनी वैल्यू है। पाणिनि जी जो थे वो बचपन में एक ज्योतिषी जी के पास गए और उनको अपना हाथ दिखा के बोले कि क्या मेरे हाथ में ज्ञान की रेखा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं है और आप सारा जीवन मूर्ख ही रहेंगे और मूर्ख ही मर जाएंगे। तो इस पर उनको दुख बहुत हुआ। उन्होंने इशारा करके पूछा कि हाथ में लकीर होती कहाँ है ज्योतिष महाराज। तो उन्होंने हाथ की तरफ इशारा करके बताया यहाँ पे। तो उन्होंने एक चाकू उठा के वहाँ पर लकीर खींच दी और अब फिर बोला कि क्या अब मेरे हाथ में लकीर आ गई तो क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस पर ज्योतिषी बहुत ज़ोर से हंसे। उन्होंने बोला कि ऐसे लकीर खींचने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस बात को सुनकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और दुख भी आया। तो उन्होंने बोला कि मैं एक दिन दिखा दूंगा कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति बन के आऊँगा आपके पास में फिर से। और ऐसा हुआ भी। और आज इसी वजह से हम पाणिनि जी को व्याकरण के पिता के रूप में जानते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा में यूज़ होने वाली जो व्याकरण है वो इन्हीं की देन बताई जाती है। और संस्कृत भाषा का आज ये जो विलोपन हो रहा है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ये एक दुख का कारण भी है। साथ साथ में हमको इसकी महत्वता को इस तरीके से समझना चाहिए कि संस्कृत भाषा में बड़े बड़े जो है ज्ञान के स्रोत मिलते हैं। अगर हम देखें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ऐसे बहुत सारे वेद हैं जिनको पूरी तरीके से अभी तक डिकोड भी नहीं किया गया और उनसे बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसका सबसे ऑथेंटिक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो अर्थशास्त्र है जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अर्थशास्त्र आपको जान के हैरानी होगी कि 19 सेंचुरी से पहले अर्थशास्त्र के बारे में लोग जानते तक नहीं थे। चाणक्य और कौटिल्य का लिखा हुआ ये इतना बड़ा शास्त्र जो है इसकी महत्वता को समझिए कि 1904 में इसको आर श्यामा शास्त्री द्वारा रीडिस्कवर किया गया। और ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। अगर ये नहीं होते तो आज के समय में हमारे पास में अर्थशास्त्र जैसा इतना अच्छा ज्ञान का भंडार नहीं होता। और इन्होंने 1909 में से हिंदी में और 1915 में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। और तब से आज तक जो अर्थशास्त्र ये अपनी महत्वता विश्व में रखता है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारत में या विश्व में पढ़ता है तो उसको अर्थशास्त्र के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। और समाज को बेहतर बनाने का ऐसा ज्ञान इसमें है जो ना सिर्फ उन हज़ारों साल पहले उनके टाइम पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल था या प्रैक्टिकल था, आज के समय में भी वो उतना ही ज़्यादा फिजिबल है और प्रैक्टिकल है कि उसको अगर आज के टाइम के अंदर भी हम अपने समाज के अंदर लेके आते हैं तो वो उतने ही अच्छे तरीके से हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र की कितनी ज़्यादा महत्वता विश्व में उससे हो जाती है। और ये टेक्स्ट आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से? इसका ओरिजिन संस्कृत भाषा के अंदर है। ये 3 AD के अंदर लिखा गया था जिस समय भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का राज था और अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर हमला किया था। तो विश्व के अंदर उस समय का लिखा हुआ ऐसा शास्त्र आज के समय पे इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होल्ड करता है। तो सोचिए संस्कृत कितनी बड़ी धरोहर है देश के लिए। और ये माना जाता है कि संस्कृत भाषा को हम देववाणी भी बोलते हैं, यानी कि देवताओं की भाषा। तो आप इसको अगर हम आज की प्रैक्टिकल लैंग्वेज समझे, हम इसमें से हिंदू धर्म का एक धार्मिक पहलू निकाल दें तो ऐसे बीइंग्स जो कि हमसे सुपीरियर थे, जिनको देख के हम कहते थे कि इन्होंने जो किया ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिनके पास में ऐसे उड़ने वाले जो है ना प्लेन्स थे या यान थे या जो चीज़ों को या ऐसे ऐसे शस्त्रों को यूज़ करते थे जिनको आज के टाइम पर भी हम लोगों के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, उन लोगों की लैंग्वेज भी संस्कृत होती थी। तो सोचिए उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज सेम
और उनके लिखे हुए टेक्स्ट अगर आज हम डिकोड करें तो हमें कितने बड़े ज्ञान के भंडार मिल सकते हैं, जिनको कि हम अभी यूज़ करना नहीं समझ पा रहे हैं। और ये कंसीडर किया जाता है कि ये 3500 साल से भी पुरानी भाषा है, उससे भी पुरानी भाषा है। और भारत के हिसाब से तो ये हज़ारों लाखों वर्ष पुरानी भाषा है। और हमारे यहाँ पर जब से भारतवर्ष का इतिहास है तब से इस भाषा का जो है वो ओरिजिन भारत के अंदर है। तो एंशियंट टेक्स्ट के अंदर, वेदास के अंदर इस भाषा का प्रयोग ही नहीं है। उसके अलावा आज की जो भाषा हम यूज़ करते हैं उसमें भी संस्कृत भाषा के ट्रेस मिलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आज की नई भाषाओं के ओरिजिन के बेस में हैं। जैसे बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, इसमें संस्कृत भाषा से बहुत सारे ट्रेसेस मिलते हैं। साथ साथ में साउथ की भाषाएं हैं, उनमें भी बहुत सारे ट्रेसेस मिलते हैं। और दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश के अंदर भी जो है संस्कृत के ट्रेसेस मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देते तो ओपल जो है वो संस्कृत के ओपला से निकल के आया है। उसके अलावा अगर आप बात करें, कैंडी जो है, जो कि टॉफ़ी के लिए हम यूज़ करते हैं, ये शब्द खांडकी से निकल के आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापानीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज, इसमें जैन और चैन का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि इनकी तो लिखने की लिपि भी बिल्कुल अलग है भारत की किसी भी लैंग्वेज से या विश्व की किसी भी लैंग्वेज से, तो भी इसके अंदर संस्कृत के ट्रेस मिलते हैं। तो आपको समझ में आएगा कितनी पुरानी भाषा ये है। तो 31 अगस्त को इस देश के अंदर सेलिब्रेट किया गया संस्कृत की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन को। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भाषा धीरे 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 कम होती जा रही है सारी दुनिया के अंदर, और इस भाषा को आगे बोलने वाले लोग बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अगर इसकी बात करें, ये जो विश्व के अंदर दिवस मनाया जाता है संस्कृत दिवस, ये 1969 के अंदर पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर ये देखा था 1971 के अंदर सिर्फ 2000 ही लोग पूरे भारत के अंदर थे जो संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद में शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट के कारण या चीज़ों को बढ़ाने के कारण जो है इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1991 तक 50,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद में इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट जो है वो दर्ज की गई और 2011 तक इसको पूरे देश में बोलने वाले लोगों की संख्या 25,000 से भी कम रह गई। तो ये बड़े दुख की बात है कि 140 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 25,000 लोग ही हैं जो इसको अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं आज के समय में। तो संस्कृत भाषा को इसी वजह से कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे ये भाषा जो है वो लुप्त होने के कगार की तरफ में पहुंचती जा रही है। और इसके कई और कारण भी हैं, जैसे कि ये भाषा जो है हम लोग अपने सेरेमनियल रिचुअल्स के अंदर यूज़ करते हैं, यानी हवन यज्ञ इन सब के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन हमको कभी भी इनका मतलब जानने की उत्सुकता नहीं हुई कि ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं इनका अर्थ क्या है, इनको क्यों बोला जाता है। और ज़्यादातर इन मंत्रों को पढ़कर हम लोगों के लिए सब कार्य करने वाले व्यक्ति भी इनको रट के बैठे होते हैं, इनको भी इनका पूरा मतलब पता नहीं होता। दूसरा कारण ये भी है कि इस लैंग्वेज के लिए भारत के अंदर कहीं कोई मेरिट लर्निंग नहीं है, यानी कि इस भाषा को पढ़कर उसका कोई भविष्य नहीं है। इससे कोई रिलेटेड ना तो कोई जॉब्स क्रिएट होती है, ना इससे रिलेटेड किसी तरीके काम काज के लिए कोई भी जो है वो व्यवस्था भारत के अंदर की गई है। तो इसी वजह से भी लोग इस भाषा के अंदर अपनी रुचि खोते जा रहे हैं। बनस्पत इसकी जगह पे आज के समय में जो है स्कूल के अंदर जो 5th 6th तक इस लैंग्वेज को पढ़ा दिया जाता था, उसके बाद में लोग फ्रेंच, स्पेनिश या अलग अलग चाइनीज़, जापानीज़ इन लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनसे इनके अंदर उनको अपने भविष्य की जीविका नज़र आती है कि इसको करने के बाद में इनको हायर एजुकेशन या दूसरे देशों में आराम से जाके जॉब करने का मौका मिल सकता है, या इसको पढ़ाने के थ्रू ही ये अपना को बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसकी एक व्यावसायिक महत्वता नहीं होने के कारण भी ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। साथ ही साथ में एक सर्वे के अंदर ये देखा गया कि दुनिया के अंदर 1 लाख से भी कम लोग इस भाषा को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये बड़े दुख के कारण है कि इतनी इम्पॉर्टेंस वाली लैंग्वेज को बोलने वाले विश्व में बस कुछ गिने चुने ही लोग हैं। और अगर ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए तो ये भाषा भी गायब हो जाएगी विश्व से। क्योंकि इससे सवाल खड़ा होता है ऐसा क्यों का, क्योंकि एक समय पे अगर एग्जांपल दें तो एंशियंट ग्रीक हो गई, आर्केडियन हो गई, एम्ब्राइक हो गई, ये लैंग्वेजेस भी अपनी पारस्परिक समाज में महत्वता खोने के कारण, इनका यूज़ कम से कम होने के कारण ये इन लैंग्वेज को भी बोलने वाले समझने वाले लोग ख़त्म हो गए। और इसकी वजह से आज ना तो ये कहीं बोली जाती है ना समझी जाती है, और इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनको आज के समय ट्रांसलेट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जानने वाले लोग बचे ही नहीं हैं।
और संस्कृत भी इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा उनको जो पढ़ाया जाता था उसके अंदर लिखने की लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था। लिखने का प्रयोग संस्कृत भाषा में कभी से ही नहीं रखा गया, इसको मौखिक भाषा के रूप में ही कभी से प्रयोग किया गया। और गुरुकुल जो होते थे उन्हीं के अंदर इनको पढ़ाया जाता था गुरुकुल सिस्टम में। धीरे धीरे गुरुकुल जिस तरह से देश में ख़त्म हो रहे हैं तो इसको पढ़ने और समझने वाले लोग भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग नहीं होता तो संस्कृत के अंदर पढ़ाई भी इसी वजह से नहीं होती है। और गुरुकुल्स की खात्मे के साथ में कहीं ना कहीं भाषा भी ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे ये ख़त्म होते जा रहे हैं गुरुकुल्स। दूसरा एक रीज़न ये भी माना जाता है कि संस्कृत कभी से ही एक पर्टिकुलर जो ना हिस्सा रही है एक समाज का। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू पंडित हो गए, शास्त्री हो गए, जो लोग मंत्र और वैदिक कार्य कर्मकांड करते हैं, इन्होंने कभी भी इस भाषा को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, लोगों के साथ इसको शेयर नहीं किया। और जो लिमिटेड लोगों के बीच में बोले जाने वाली भाषा होती है, जल्द देर सवेर उस भाषा का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। और आज के समय पे जब ये मौखिक लैंग्वेज में भी लोगों के बोलने का हिस्सा नहीं रही है तो इस वजह से इस पे ये खतरा मंडरा रहा है। और आपको ये समझना चाहिए कि इस भाषा की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है और इसको लोग नहीं समझते, तो इससे कितना बड़ा खतरा है। खाली हिंदुस्तान भर में 35 मिलियन से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हैं संस्कृत में लिखी हुई जो रखी हैं। उसके अलावा देश के बाहर साउथ एशिया के अंदर भी 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिपोर्ट किया गया जो अलग अलग स्थानों पर मिली हैं। यूरोप में ही अकेले 60,000 से ज़्यादा ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। और आप ये समझिए कि ये उन मेन स्क्रिप्ट्स में से हैं जो कि मुग़ल काल के अंदर देश के अंदर मचाए गए उत्पात और इन स्क्रिप्टों को और गुरुकुलों को नष्ट करने के बाद बची हुई स्क्रिप्ट्स हैं, जिनकी कोई ना कोई ऑथेंटिक वैल्यू इनको समझ में आई कि इसकी ये वैल्यू हो सकती है और ये अपने साथ में इनको ले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी कभी इसको या तो डिकोड करने का जो है वो मौका नहीं मिला या उनकी कभी भी इस तरह की मनोवृत्ति नहीं हुई। तो बहुत सारे म्यूज़ियम्स में इनको वहाँ दिखाया जाता है और बहुत सारे इनके यहाँ के जो वेयर हाउसेज या म्यूज़ियम्स के उनमें रखा गया है। तो इनकी जो रियल वैल्यू है वो इनको डिकोड करके इसमें छुपे ज्ञान को निकाल के ही हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, विश्व के अंदर कहीं पर भी इसका इस तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा, सिवाय एक देश को छोड़ के। जर्मनी सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि संस्कृत को इन्होंने एक लैंग्वेज के तौर पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐड किया है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि ये लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं विश्व से और संस्कृत भाषा के अंदर छुपे हुए ज्ञान को डिकोड करके और उसका यूज़ अपने यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं ये इकट्ठा कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पर कि ये संस्कृत भाषा में लिखे गए टेक्स्ट के रेफरेंस को लेके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आज के समय में। और इसका एक इतिहास भी है, जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर ने पूरे विश्व के अंदर पुरानी भाषाओं में लिखी हुई किताबों के अंदर से ज्ञान को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को अपने यहाँ पे रखा था, जिनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि इन किताबों में लिखे गए टेक्स्ट के थ्रू ऐसे वेपन्स का इन्वेंशन करना जो कि वर्ल्ड वॉर जीतने में उसकी मदद करें। और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ वेपन्स बनाने में उसको सक्सेस भी मिली, जिससे कि आज के लेटेस्ट वेपन्स की नींव भी रखी गई। जिसमें से अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, रॉकेट 1945 की वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ जर्मनी ने अपने यहाँ पे डेवलप किए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको चलाने का उसको मौका नहीं मिला, वो टेस्ट में ही थे जब वो हार गया। लेकिन उससे नींव पड़ी आज के प्रेजेंट के मिसाइल्स की, और हम चांद और जो मंगल तक पहुँच गए हैं उन रॉकेट्स की में सारा बेस जो है वो साइंटिस्टों ने इन्हीं बुक्स से निकाल के तैयार किया था। इवन की परमाणु बम जो है EMC² का जो फार्मूला जिसकी बात की जाती है, उसके जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने भी महाभारत जो संस्कृत में लिखा गया काव्य है उससे ही प्रेरणा लेके इतने बड़े हथियार का निर्माण किया था। और उससे आप समझिए कि
परमाणु बम के अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिससे ऊर्जा बनती है, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव इस्तेमाल जो है वो दोनों ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी इस बात को समझता है, तो उसने आज इनको फिर से अपने यहाँ पर जीर्णोद्धार करने के लिए लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दिया और इन टेक्स्ट्स को डिकोड करके जर्मन लैंग्वेजेस के अंदर इन पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी में आज वो लगे हुए हैं। तो भारत को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो विश्व गुरु बनने की कवायद में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसको अपने देश में हज़ारों लाखों साल छिपी का जो ये ज्ञान है, जो छुपा हुआ भंडार है, इसको डिकोड करना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसको एज ए मेरिट सब्जेक्ट जो है वो डालना चाहिए अपने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए ताकि संस्कृत भाषा को स्थान मिल सके आज के नए युग के भारत में, और इससे ही इस भाषा का जीर्णोद्धार हो सकता है, ये लुप्त होने से बच सकती है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी इस चीज़ को लेके अपने बच्चों को अवेयर कराइए, साथ ही साथ में स्कूल और कॉलेजेस में इसकी बात कीजिए, और भारत गवर्नमेंट के अगर कोई ऑफिशियल्स भी सुन रहे हो इस चीज़ को, तो उनसे भी प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इस भाषा को हमारे देश के टेक्स्ट जो है, हमारे देश की जो स्कूल की व्यवस्था है, कॉलेज की व्यवस्था है, उसमें डालिए, इससे रिलेटेड जॉब्स को क्रिएट कीजिए ताकि ये भाषा हम आगे बढ़ा सकें और हमारी जो जड़ों से जुड़ी हुई भाषा है ये लुप्त ना हो जाए। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है हम इसको एंड करते हैं, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।